विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे 11 जुलाई 2023 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आप इस पूरे लेक्चर को बड़े ही ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन भी सुपरफास्ट तरीके से करेंगे। साथ ही साथ जीएस की पाठशाला में किसी एक टॉपिक पर चर्चा भी करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 9 जुलाई, ऑप्शन बी है 10 जुलाई, ऑप्शन सी है 11 जुलाई और ऑप्शन डी है 15 जुलाई। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो हमने फोटो डाल रखी है उससे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और दिखाएंगे। इसमें 11 जुलाई 1989 को यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया था। किसने? यूनाइटेड नेशंस ने 11 जुलाई 1989 में पहली बार जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अब हम आपको बता दें, यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि वर्ष 2023 में चीन को पछाड़कर भारत प्रथम स्थान पर जनसंख्या के मामले में हो जाएगा। और इस वर्ष की 2023 की जो थीम देखनी है आपको, विषय वस्तु रट डालिए। यहां से ये क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर्स का कि विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम क्या है। तो थीम है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है, यह बताना है आपको। ऑप्शन ए है के राजारमन, ऑप्शन बी है अजय सिन्हा, ऑप्शन सी है राहुल जौहरी, ऑप्शन डी है इंजेती श्रीनिवास। तो सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, ऑप्शन ए के राजारमन को बनाया गया है। अब अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष अप्रैल 2020 को और इसका मुख्यालय जो है वो गांधीनगर में है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका कि G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है जयपुर में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है कुशीनगर में और ऑप्शन डी है हम्पी में। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन डी, कर्नाटक के हम्पी में किया गया है G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन। अब कर्नाटक के हम्पी में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का आयोजन ये किया गया है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो कनाडा ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है, फोटो लगी है, लक्ष्य सेन ने। और किसे हराया है वो आगे देखते हैं। ऑप्शन ए में ये कह रहा था बी साई प्रणीत, ऑप्शन बी लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी लक्ष्य सेन, ऑप्शन सी श्रीकांत किदाम्बी, ऑप्शन डी पारुपल्ली कश्यप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्य सेन ने जीता है। अब किसे हराया है वो देख लीजिए। तो लक्ष्य सेन मेन सिंगल के फाइनल में ऑल इंडिया ओपन के चैंपियनशिप व चीनी खिलाड़ी हैं ली सी फेंग, किसे? ली सी फेंग को हराया है। ये भी आपको याद रखना है, जीता कौन है तो हराया किसे है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किस देश ने उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये ज्वालामुखी का नाम है उबिनास ज्वालामुखी। ऑप्शन ए है पेरू देश ने, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है चिली। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरू देश ने। पेरू देश ने उबिनास ज्वालामुखी के आसपास के इलाकों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। लगभग 2 महीने के लिए इन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी, क्योंकि लगभग ये 10-10 किलोमीटर तक दूर इसके बोल्डर और इसके धुआं फैल रहा था, जिस कारण पेरू ने इसे क्या कर दिया है,
ऐसे इलाकों में आपातकाल की घोषणा कर दी है। 2 महीने का आपातकाल होगा। अब रिंग ऑफ फायर का नाम आप सुने होंगे, प्रशांत महासागर में, उसी के पास ये ज्वालामुखी स्थित है, उसी के रिंग ऑफ फायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय। अब यहाँ पे पहला लगाए इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट डबल स्टार लगा लीजिए, और वो भी गोल्ड जीते हैं। तो गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए है लिम्बाराम, ऑप्शन बी है अतानु दास, ऑप्शन सी है जयंत तालुकदार, और ऑप्शन डी है पार्थ सालुंखे। तो इसका सही आंसर है पार्थ सालुंखे। ऑप्शन डी लगा लीजिए, ऑप्शन डी इसका सही है, पार्थ सालुंखे। इनके बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र के सतारा के 19 वर्षीय हैं ये, और अंडर 20 पुरुष रिकवर्स व्यक्तिगत फाइनल में कोरियाई खिलाड़ी को इन्होंने हराया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन आयरलैंड में किया गया था। आयरलैंड के कहां पे? लिमरिक में किया गया था। इस वर्ष भारतीय टीम ने सर्वाधिक 11 पदक जीते हैं। कितने? सर्वाधिक 11 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हाल ही में फर्जी खबरें फैलाने के लिए बीबीसी की मीडिया मान्यता को किस देश ने रद्द कर दिया है? तो किस देश ने रद्द किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीबीसी बहुत बड़ा चैनल है और इसकी मीडिया की मान्यता को उस देश ने अपने यहाँ पे रद्द कर दिया है। ऑप्शन ए इराक ने, ऑप्शन बी है ईरान ने, ऑप्शन सी है सीरिया ने, और ऑप्शन डी है इजराइल ने। तो सही आंसर लगा लीजिए, सही आंसर है ऑप्शन सी सीरिया। सीरिया ने रद्द कर दिया है बीबीसी मीडिया की मान्यता को। सीरिया की कैपिटल लिख लीजिए, दशमिक है, कैपिटल है दशमिक। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भारत का? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, गुजरात पहला राज्य बना है जिसने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जो दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है। ऑप्शन ए है ताइवान में, ऑप्शन बी है सीरिया में, ऑप्शन सी है जिनेवा में, या ऑप्शन डी है इजराइल में। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका आयोजन किया गया। कहां पे? ऑप्शन सी इसका सही है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 2021-22 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स किसने लॉन्च किया है और ये किससे संबंधित है, आपको ये भी बताना है। ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है कृषि मंत्रालय ने, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय ने, या ऑप्शन डी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया है। अब ये शिक्षा मंत्रालय ने क्यों किया है, इसे बारे में देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए, फिर से सुन लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स का दूसरा संस्करण भी पूछे तो आप क्या लगाएंगे? दूसरा संस्करण है, इसे लॉन्च किया है किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिस नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो मिस नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला जो है, ट्रांसजेंडर जो महिला है, वो आपको बतानी है 4 में से क्या सही आंसर है। ऑप्शन ए है रिक्की बेलेरी कोले, ऑप्शन बी है लू डर्च, ऑप्शन सी है हबीबा मुस्तफा, ऑप्शन डी है शबनम बानो। तो सही आंसर है ऑप्शन ए रिक्की बेलेरी कोले। कौन है? रिक्की बेलेरी कोले, जिन्होंने मिस इंडिया जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। चलिए
अब अपन लोग देख लेते हैं 10 जुलाई की रिवीजन क्लास। इसका रिवीजन फटाफट तरीके से कर लेते हैं। जो विद्यार्थी कल का वीडियो नहीं देख पाए हैं वो यहाँ पे रिवीजन क्लास देख लीजिए, और फिर इसके बाद क्या करें आप लोग कि उसका डिटेल भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं 10 जुलाई की करंट अफेयर्स का। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार देख रहा है, विजिट कर रहा है, तो चैनल को ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो ये कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गारंटी बजट हाल ही में पेश किया है। और ये किस पार्टी के बने हैं? तो कांग्रेस पार्टी से हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है, भारत के निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए किस देश के दौरे पे गए हुए हैं? तो ये गए हुए हैं उज्बेकिस्तान के दौरे पर। उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए भारत के निर्वाचन आयुक्त जिनका नाम है अनूप चंद्र पांडे हाल ही में उज्बेकिस्तान दौरे पे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? तो ये लाइसेंस दिया है मंगोलिया देश ने। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियनशिप ग्रुप में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भारत देश शामिल हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। अब ऐसा करने के बाद चीन जो देश है उसने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। अब वो किसी और दूसरे देश के ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन दिया है? तो ये पनामा देश ने दिया है। किस देश ने? पनामा ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेस्टर्न डे परेड में IAF दल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है सिंधु रेड्डी। किसने किया है? सिंधु रेड्डी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना जिसका नाम है नोरा 50 की खरीद का समझौता किया है? तो ये किया है जापान देश ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो छठवां अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है वो गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में परिमल कुमार घोष का निधन हुआ है और वो किस क्षेत्र से थे? तो वो सेना से थे। किस क्षेत्र से थे? तो सेना से थे। आज जीएस की पाठशाला में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं और टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के टॉपिक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं वही टॉपिक लेके आता हूं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। कौन है? गौतम बुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। फिर से सुन लीजिए, जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में। कहां हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गौतम बुद्ध की माता और पिता का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध की माता और पिता का नाम क्या था ये आपको बताना है। इसमें तो ऑप्शन तो है नहीं, आंसर सीधे देखिए, महामाया माता का नाम है और शुद्धोधन पिताजी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 4, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज जो है वो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। छठवां देख लेते हैं, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध जी का लालन पालन उनकी मौसी ने, महाप्रजापति गौतमी नाम था उनका, उन्होंने किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए,
महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कहा जाता है, आंसर में देखिएगा, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, इसका मतलब है गौतम बुद्ध का गृह त्याग कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। कौन थे? आलार कलाम थे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, 10, 11, 12 तीनों इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? तो गौतम बुद्ध जो है वो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को निरंजन नदी का नाम आप याद रखना है, निरंजन, जिसे फल्गु के नाम से भी जाना जाता है, नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था वह स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है बोध गया। कहां पे? गौतम बुद्ध को बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ। वर्तमान में सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर के बीच में सारनाथ पड़ता है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं गया हुआ हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ पे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण, इस घटना को मृत्यु कहते हैं, कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में, जिसे कुशीनगर भी कहा जाता है, कुशीनारा में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हें महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ है। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कब? तो देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चारों आपको याद रखनी है। तो प्रथम संगीति कब, कहाँ, किसकी अध्यक्षता में और किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व राजगृह महाकश्यप की अध्यक्षता तथा अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। 18वां क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति कब, कहाँ, किसकी अध्यक्षता में और किसके शासन में काल में हुई? तो द्वितीय बौद्ध धर्म संगति जो है वो 383 ईसा पूर्व वैशाली नामक स्थान पर सबकामी की अध्यक्षता में और कालाशोक के शासन काल में हुई थी। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, तृतीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ, किसकी अध्यक्षता तथा किसके शासन काल में हुई? तो अब तीसरी बतानी है। तो तीसरी बौद्ध संगति जो हुई है 249 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्त ने की थी और अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20वां देख लेते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति कब, कहाँ, किसकी अध्यक्षता में और किसके शासन काल में हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम ईस्वी की शताब्दी कुंडलवन, कुंडलवन कहाँ पे? कश्मीर में है। कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर वसुमित्र के शासन काल में हुई थी। एक पॉइंट इसमें और रह गया है, बुद्ध से संबंधित घटनाएं हैं और उसके प्रतीक हैं जो आगे लिखे हुए हैं। तो बुद्ध से संबंधित घटनाएं देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म है उसका प्रतीक है कमल या सांड। कमल या, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरा है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण मतलब इन्होंने जो गृह त्यागा था, तो उसका प्रतीक है घोड़ा। अगला है ज्ञानोदय,
जिसे निर्वाण कहा गया उसका जो प्रतीक है बोधि वृक्ष है। इन्होंने प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए थे उसका प्रतीक है। जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है उसका प्रतीक जो है वो है पहिया। और इनका परिनिर्वाण जिसे मृत्यु कहा जाता है उसका प्रतीक होता है स्तूप। क्या होता है? स्तूप। तो फिर से एक बार देख लो, बुद्ध जन्म का है कमलिया साण, फिर इसके बाद महाविनिष्क्रमण का है घोड़ा, निर्माण का है बोधि वृक्ष, धम्म चक्र प्रवर्तन का है पहिया और परिनिर्वाण का है स्तूप। विद्यार्थियों, आज मैंने आपको 11 जुलाई 2023 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स, साथ ही साथ 10 जुलाई की रिवीजन क्लास और आज महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहा है पाठशाला का वो टॉपिक रहा है बौद्ध धर्म। जीएस की पाठशाला का जो टॉपिक रहा है वो रहा है बौद्ध धर्म। इससे संबंधित 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हमने निकाल के आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। धन्यवाद।